आप करिए तो। हाँ, उसमें आ गया। कर दूं चालू? चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, आज ही हम लोगों की सेकंड लेक्चर है। किस चीज की सेकंड लेक्चर है भाई? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे, उसका ये हम लोगों का सेकंड लेक्चर है। ओके, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, मैं आप लोगों को रीकैप करवा दे रहा हूं भाई कि रीकैप हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ था। देखिए, जैसे ही हम लोगों का बिजनेस फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? कोई भी एक ऐसा साल जो चालू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है हम लोगों का अगले साल के 31 मार्च। जैसे कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करूं तो इस फाइनेंशियल ईयर ये चालू होगा हुआ है 1 अप्रैल 2023 से और खत्म होगा हम लोगों का आने वाले साल 31 मार्च 2024 तक। क्या बोल रहा हूं जी मैं? देखिए, जैसे ही हम लोगों का एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, इस फाइनेंशियल ईयर के बाद हम लोगों को गवर्नमेंट बोलता है कि आप अपना क्या बनाइए जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाई वित्तीय विवरण। ओके, वित्तीय विवरण बनाइए। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट हम लोगों को बोलती है, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों को तीन अलग अलग चीजें बनानी होती है। कौन कौन सी तीन अलग अलग चीजें बनानी होती है? एक को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने चालू नहीं किया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बस अभी अपना दिमाग खुला करके रखिएगा कि भाई क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब ये पूरी सेशन कंप्लीट हो जाएगी तो पीछे की चीज को कनेक्ट करके देखेंगे तो आसानी से आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ एवं हानि का खाता। ये दोनों के दोनों हम लोगों के नाम से समझ में आ जाते हैं कि भाई हम लोगों को प्रॉफिट दैट मीन्स कितना मुनाफा कमाया हुआ है, या फिर हम लोगों ने जो धंधा चालू किया हुआ है उसमें हम लोगों को नुकसान हुआ है। ये दोनों चीजें हम लोगों को वो बताती है। ये अलग प्रॉफिट को बताता है, ये अलग प्रॉफिट को बताता है। ये अलग प्रॉफिट क्या है ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। तीसरा जो चीज इसके बाद फिर हम लोगों को बनाना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं भाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का टर्म आप लोगों को हिंदी में भी ध्यान में रखना है, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में क्या भी बोल देते हैं? चिट्ठा भी बोल देते हैं जी। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। ओके, जिसको हम लोग क्या भी बोल देते हैं? चिट्ठा भी बोल देते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ था? ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया हुआ था, बस मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 साल के लिए बनता है। 1 साल के लिए का मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक हम लोगों ने जो भी इनकम कमाए हुए हैं, आय कमाए हुए हैं, एक काम करो उसको लिख लो। जो भी 1 साल में खर्चे हुए हैं उसको लिख लो। इन दोनों को हटा दोगे तो आप लोगों के पास प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे को 1 लाख रुपए की कमाई हुई लेकिन 30,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो मेरे को प्रॉफिट निकाल के बताओ। एकदम आसान है, आप बोल दोगे कि सर 70,000 हुआ है, लेकिन इसका एक फॉर्मेट होता है जो फॉर्मेट हम लोग आगे चलकर देखेंगे। अब ध्यान दीजिए जी, बैलेंस शीट हम लोगों का 1 साल के लिए बनता है, लेकिन हम लोगों का ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनता है। जैसे कि अगर कहीं मैं आप लोगों को बोलूं कि आज मेरे को बैलेंस शीट बना के बताओ, तो आज आप बैलेंस शीट बना दोगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे कि भाई आप लोगों के पास आपके धंधे में क्या क्या संपत्ति है, इस संपत्ति को मेरे को बताइए। क्या क्या आप लोगों के पास पूंजी है, इस पूंजी को मेरे को बताइए। और साथ ही साथ में क्या क्या आप लोगों के पास दायित्व है, इस दायित्व को मेरे को बताइए। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे भाई? बैलेंस शीट बोल देंगे। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बताया हुआ था, बेसिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म। जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम लोग करते हैं तब हम लोगों को एक तीन चीजें के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से तीन चीज के बारे में भाई? एसेट्स किसको बोलते हैं? एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। मतलब कि हमारे धंधे में जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, जो भी देनदार है, जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब कि अग्रिम कोई भी ऐसा खर्चा जो मैंने पहले ही दे दिया, वो सारा का सारा मेरा एसेट्स है। अगर कहीं आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो लास्ट वाला लेक्चर देखिए। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया भाई कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है जी? धंधे में जो भी पैसा लगा हुआ है उसमें से कितना पैसा आपने अपने जेब से लगाया हुआ है। अगर कहीं धंधे में आपने 20 लाख रुपए लगाया,
20 लाख रुपए आपके धंधे में लगा हुआ है, लेकिन इस 20 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए आपने अपने जेब से लगाया हुआ है, तो हम लोग इस क्या 12 लाख रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आप लोगों का कैपिटल है। इसके बाद दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूंजी। ओके भाई, स्पेलिंग, हिंदी का स्पेलिंग मेरा मत देखना भाई, मैं हिंदी मीडियम वाला बच्चा नहीं हूं। इसके बाद तीसरी जो चीज आती है वो आती है हम लोगों की क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हम लोग बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं जी बच्चों, बताइए, दायित्व। जैसे कि अगर कहीं 20 लाख रुपए का हम लोगों को धंधे में लगा हुआ है, 12 लाख रुपए अगर कहीं हमारे ओनर ने अपने जेब से लगाया हुआ है, तो बचा हुआ 8 लाख रुपए कहां से लिया होगा भाई, उधार लिया होगा। सिंपल सी बात, धंधे में 20 लाख की जरूरत है, 12 लाख रुपए हमने अपने जेब से लगाया हुआ है, बचा हुआ 8 लाख हम लोगों ने क्या किया होगा भाई, उधार में लिया होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, हम लोगों का एसेट्स जो होता है वो हम लोगों के किसके बराबर होता है भाई, कैपिटल और लाइबिलिटी। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आ सकता है, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है भाई संपत्ति। कैसे लिखते हैं भाई, आप लोग देख लेना। संपत्ति जो होगा हमेशा हम लोगों के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कैपिटल और लाइबिलिटी। कैपिटल का क्या मतलब होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी जो आपने अपने जेब से लगाया हुआ है, साथ ही साथ में लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। ठीक है जी। मतलब कि धंधे में अगर कहीं 50 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, हमारे धंधे में 50 लाख रुपए की संपत्ति लगी हुई है, जिसमें से ओनर, मतलब ओनर का मतलब स्वामी में, स्वामी ने, व्यवसाय के स्वामी ने कितना लाख रुपए लगाया हुआ है भाई, 30 लाख रुपए। तो आप लोग मेरे को दायित्व निकाल के बताइए, दायित्व कैसे निकाल देंगे जी, दायित्व को अगर कहीं मैं एक्स ले लेता हूं तो मेरा डेटा इधर आ जाएगा। तो 50 लाख अगर कहीं मेरे धंधे में लगी हुई है, 30 लाख मेरे किसने लगाया हुआ है भाई, ओनर ने लगाया हुआ है, तो बचा हुआ 20 लाख मैंने कहां से लिया होगा भाई, उधार से लिया होगा। इस तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एक डेटा को आप लोगों का मिस करके दे देगा। ठीक है जी, चीजें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने तीनों अलग अलग टर्म को देख लिया था, कौन कौन से तीनों अलग अलग टर्म को देख लिया था, एसेट्स। एसेट्स के अंदर हम लोगों ने देखा था संपत्ति में क्या क्या चीजें आ जाती, हर वो वस्तु, हर वो वस्तु जो हमको दिख रही है ये हम लोगों की संपत्ति है। हम लोगों का देनदार, देनदार का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमको पैसा देगा, वो हम लोगों के लिए संपत्ति हमारा। इसके बाद फिर हम लोगों ने और क्या देखा हुआ था, अग्रिम खर्च। अग्रिम खर्च का क्या मतलब होता है, इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अग्रिम खर्च, अग्रिम खर्च को अगर कहीं इंग्लिश में बोला जाए तो प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो आया नहीं है लेकिन हम लोगों ने उसको ऑलरेडी पे कर दिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मोबाइल का आप लोग पहले रिचार्ज कराते हो, उसके बाद आप लोग उसकी सुविधा का उपभोग करते हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो हम लोगों का अग्रिम खर्च है, खर्चा आया नहीं है, पहले ही मैंने पेमेंट कर दिया। तो ये भी हम लोगों का किसके अंदर आता है, एसेट्स के अंदर, क्योंकि ये मेरे नजरिए से फायदा है, क्योंकि कल के डेट में 1 महीने में सर्विस को यूज करूंगा लेकिन मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही आएगा कि भाई अग्रिम खर्च हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। खर्च देख के आप लोगों को उतावला होके इसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख देना है, सामने लिखा हुआ है भाई अग्रिम, तो अग्रिम हम लोगों का किसके अंदर आएगा, बैलेंस शीट में, वो भी एसेट्स साइड के अंदर। सिमिलरली हम लोगों ने लाइबिलिटी, दैट मींस दायित्व के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ था, दायित्व में हम लोगों का कौन कौन आता है भाई, सबसे पहले आ जाता है लेनदार। देनदार वो व्यक्ति जो हमको पैसा देगा, तो लेनदार कौन सा व्यक्ति भाई, जो हमसे पैसा लेगा, वो हम लोगों का क्या हो जाता है, लेनदार हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर लेनदार के बाद हम लोगों के पास, अगर कहीं मैंने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, मतलब कि बेसिकली हर वो पैसा जो हमको भविष्य में किसी को देना है, वो सारा का सारा हम लोगों के दायित्व के अंदर आ जाता है। लोन, बैंक से लोन लिया है, मुफ्त में नहीं देगा, वो हम लोगों से बाद में पैसा लेगा, तो वो लोन भी हम लोगों का दायित्व के अंदर आ जाएगा। इसके बाद फिर लास्ट हम लोगों के पास जो लास्ट और जो चीज आती है वो आता है अदत्त। अदत्त का क्या मतलब होता है जी, अदत्त कैसे लिखते हैं मेरे को नहीं पता है, अदत्त खर्च। ओके, अदत्त को अगर कहीं इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में अदत्त को हम लोग बोलते हैं आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या मतलब होता है जी इसका, मतलब कि मेरा खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं किया हुआ हूं, तो क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अपने एक एम्प्लॉय को 1 महीने काम करा दिया, मैं बोल रहा हूं कि अगले महीने के 10 तारीख को तेरे को पेमेंट दूंगा, तो मेरे को बताइए क्या ये 10 तारीख को मेरे को उस बंदे को 50,000 रुपए देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेरा वो क्या है भाई, ये मेरा लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व कि भाई उस बंदे को पैसा देना है।
ठीक है, तो ये भी हम लोगों का किसके अंदर आ जाएगा जी, ये हमारे बैलेंस शीट के अंदर आएगा, वो भी किसके अंदर, हमारे एक्सपेंस के अंदर आएगा। बैलेंस शीट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में बस बिठाते जाइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके बाद कैपिटल के बारे में, कैपिटल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, कैपिटल जो पैसा हमने लगाया हुआ है वही हम लोगों का कैपिटल है। ओके, अब इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास जो चीज समझना है वो चीज है हम लोगों का खर्च। भाई धंधा चला रहे, धंधे में आप लोगों ने क्या इन्वॉल्व कर दिया भाई, संपत्ति इकट्ठी कर ली, जैसे कि मैंने क्या किया, कोचिंग चलाने के लिए मैंने ये हम लोगों का डिजिटल बोर्ड ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, आप लोगों का कैमरा ले लिया, माइक ले लिया, क्या इससे मेरा धंधा चल जाएगा क्या, नहीं भाई, मेरे को टीचर लोगों को मेरे को सैलरी देनी पड़ेगी भाई, वो मेरा खर्चा है, जब तक वो खर्चा नहीं करूंगा मेरा धंधा नहीं चल सकता। मेरे को ये जो बिजली है, बिजली का पैसा जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक मेरा धंधा नहीं चल सकता। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है भाई, धंधे के अंदर खर्च करना पड़ता है। जब मैं खर्च बोल रहा हूं, बड़े बड़े टर्म में एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं, तो इस एक्सपेंडिचर का बेसिक मतलब ये है, जो भी पैसा मैं किसी को भी देता हूं वो मेरा किसके अंदर आ जाएगा जी, खर्च के अंदर आ जाएगा। पैसा पे किया वो मेरा खर्च है। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग अकाउंट पढ़ते हैं तो अकाउंट के अंदर हम लोगों के पास दो तरीके के खर्चे होते हैं भाई, एक को हम लोग बोलते हैं पूंजीगत, एक को हम लोग बोलते हैं पूंजीगत खर्च, और एक को हम लोग बोलते हैं भाई आयगत खर्च या तो फिर आयगत व्यय। पहले देखते हैं भाई खर्च के बारे में क्या बोला जा रहा है। संपत्ति, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान, आपने जो भी पेमेंट किया वो सारा का सारा पेमेंट हम लोगों का किसके अंदर आ जाएगा जी, खर्च के अंदर आ जाएगा। खर्च के अंदर संपत्ति मतलब कि भाई एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे कि मैंने ये लैपटॉप खरीदा, तो क्या ये लैपटॉप मुफ्त में मिल जाएगा क्या, नहीं जी, मुफ्त में नहीं मिलेगा, तो इस लैपटॉप के लिए जो पेमेंट किया होगा ये भी मेरा खर्च के अंदर आएगा। भाई माल खरीदने, माल किसको बोलते हैं भाई, गुड्स किसको बोलते हैं। देखो भाई, अगर मैं मोबाइल का धंधा कर रहा हूं तो मोबाइल जो है, या मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, ईयरफोन, ये वो संपत्ति है जो मेरे को पैसे कमा के देंगे। कैसे पैसे कमा के देंगे भाई, इसको बेचूंगा और मेरे पास क्या आएगा भाई, पैसा आएगा। तो जो भी चीज, जो भी वस्तु में रीसेल करने के लिए, रीसेल का क्या मतलब होता है जी, भविष्य में इसको और पुनः बेचने के लिए मैंने खरीदा हुआ है, वो सारा का सारा मेरा माल के अंदर आ जाएगा या तो फिर गुड्स के अंदर आ जाएगा। कभी कभी हम लोगों को सर्विस भी लेनी पड़ती है, जैसे कि टीचर की सर्विस लिए भाई, तो उसके लिए भी हम लोगों को भुगतान करना पड़ता है, ये भी हम लोगों का खर्च है। अब ये जो खर्च है, खर्च को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं भाई, एक को हम लोग, खर्च को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पूंजीगत खर्च, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं आयगत। क्या होता है जी, देखिए, पूंजीगत खर्च का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा पेमेंट, क्या बोलना चाह रहे हैं जी फनीश जी, आउट एक्सपेंस, आउट एक्सपेंस, फनीश जी आप फिर से अपना रिपीट करिए क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहे हैं। पूंजीगत खर्च, पूंजीगत खर्च का क्या मतलब होता है जी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला, हर भुगतान जो आप लोगों ने किया वो सब हम लोगों का खर्च है। कई भुगतान हम लोग ऐसा करते हैं जिसके बदले में हम लोगों के पास संपत्ति आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने 10 लाख रुपए दिया, मेरे पास एक जमीन आ गई, क्या ये जमीन मेरी संपत्ति है। संपत्ति का मतलब हर वो चीज जिसपे भाई ओनर का स्वामित्व है, साथ ही साथ में वो हमको मदद करती है भविष्य में धंधा करने के लिए, वो मेरा किसके अंदर आ जाएगा, संपत्ति के अंदर आ जाएगा। तो ये जो हम लोगों का पूंजीगत एक्सपेंस, दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कौन से होते हैं, देखिए, स्थायी संपत्तियों के क्रय अथवा उनके मूल्य में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया गैर आवर्ती व्यय पूंजीगत खर्च कहलाता है। क्या बोल दिया जी, बहुत सारी बात बोल दिया गया, देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। स्थायी संपत्ति का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये मेरा हम लोगों का, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये हम लोगों का डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के लिए मैंने आप लोगों का खर्चा कर दिया, ये हम लोगों का किसके अंदर आएगा, पूंजीगत एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। देखो भाई, मेरे को खरीदना है लैंड, मेरे को खरीदना है फर्नीचर, मेरे को खरीदना है लैंड, मेरे को खरीदना है फर्नीचर, मेरे को खरीदना है भाई मोटर कार। तो जो पेमेंट कर रहा हूं, इस पेमेंट के बदले में मेरे पास संपत्ति भी तो आ रही है, पैसा दे रहा हूं, फर्नीचर आ रहा है, पैसा दे रहा हूं, लैंड आ रहा है, पैसा दे रहा हूं भाई, मेरे पास कार आ जा रही। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, खर्चा तो है, लेकिन इसके बदले में मेरे पास जो सामान आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा भाई ये हम लोगों का कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स द पूंजीगत व्यय।
कई कई बार हम लोग खर्चा किस चीज के लिए करते हैं, चीजों को एक्वायर करने के लिए नहीं करते, मतलब कि चीजों को खरीदने के लिए नहीं, उसके मूल्यों में वृद्धि करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर मैंने खरीदा हुआ है भाई 50,000 रुपए में, लेकिन आज के डेट में आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें लगती, इसके साथ ही साथ में जो सीपीयू जुड़ा रहता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसा कंप्यूटर खरीदा जिसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, जीपीयू नहीं है। मैंने क्या किया, 3 महीने के बाद 30,000 रुपए का और क्या लगा लिया भाई, ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया। तो ये जो 30,000 रुपए का ग्राफिक्स कार्ड लगाया, क्या इससे मेरी कंप्यूटर के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। तो दूसरा एक और खर्च जिसके कारण हम लोगों का क्या भी मूल्यों में वृद्धि हो जाएगा संपत्ति, वो भी हम लोगों का किसके अंदर आ जाएगा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मींस पूंजीगत व्यय के अंदर आ जाएगा। ये भी हम लोगों का किसके अंदर, अब ध्यान दीजिए, जब आप लोग कोई भी पूंजीगत एक्सपेंस करते हैं, पूंजीगत व्यय करते हैं, तो वो जो पूंजीगत व्यय है ना हम लोगों का पूंजीगत व्यय, ये पूंजीगत व्यय को आप लोगों को किसके अंदर दिखाना है, बैलेंस शीट के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों पूंजीगत व्यय को आप लोग बैलेंस शीट के अंदर दिखाओगे भाई, क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा ही बनेगा कि भाई पूंजीगत व्यय दे दिया भाई, ये हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा कि बैलेंस शीट में आएगा, तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा जी, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। क्यों बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि भाई पूंजीगत व्यय करने के कारण हम लोगों के पास क्या आने वाली है भाई, संपत्ति आने वाली है, इसलिए हम लोगों का ये किसके अंदर आ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोगों के पास जो खर्चा होता है जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो होता है आयगत व्यय। आयगत व्यय का मतलब कुछ कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिसके बदले में कोई संपत्ति तो नहीं आती, लेकिन मेरे धंधे को चलाने के लिए जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया भाई, ये हम लोगों का लाइटिंग का खर्चा, हर महीने हम लोगों के पास बिजली की कंपनी क्या ठोक के चली जाती है भाई, बिजली का बिल थमा के चली जाती, 10,000 आपका बिजली का बिल आए, क्या ये मेरे धंधे को चलाने के लिए जरूरी है, हाँ जी जरूरी। अगर कहीं मैं बिजली का बिल पे नहीं करूंगा तो मेरे पास लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी, धंधा नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा खर्च जो मेरे को रिवेन्यू कमाने, आय कमाने के लिए जरूरी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हम लोगों का पूंजीगत खर्च बोलेंगे, सॉरी 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 आयगत खर्च बोलेंगे। आयगत खर्च के अंदर हम लोगों के पास क्या क्या आ जाएगा, सैलरी। भाई मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं, तो ये सैलरी भी मेरा किसके अंदर आ जाएगा जी बताइए, तो ये हम लोगों का आ जाएगा आयगत व्यय के अंदर आ जाएगा। दूसरा मैं क्या दे रहा हूं भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं। मैं इस रूम का रेंट दे रहा हूं, किराया दे रहा हूं, तो ये क्या, ये किराया भी मेरा खर्चे के अंदर है, हाँ जी। जो भी भुगतान कर रहा हूं ये सारा का सारा भुगतान मेरा किसके अंदर आ जाएगा जी, खर्च के अंदर आ जाएगा। लेकिन इस भुगतान के बदले में मेरे पास कोई सामान नहीं आता, मेरे को सुविधा मिलती, किस चीज की सुविधा की, मैं इस जगह को मैं 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए यूज कर सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को बेसिकली क्या बात ध्यान में रखना है, ये जो हम लोगों का पूंजीगत व्यय है, मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, पूंजीगत व्यय, ये जो पूंजीगत व्यय है ये हम लोगों का किसके अंदर आता है, बैलेंस शीट के अंदर। जब जब आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तब तब ये हम लोगों का बैलेंस शीट के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि इस खर्चे के बदले में हम लोगों के पास संपत्ति आ रही, तो ये संपत्ति हम लोगों के एसेट्स में आएगी। दूसरा, अगर कहीं आपने आयगत व्यय किया, आयगत व्यय, तो ये जो आयगत व्यय है ये हम लोगों का किसके अंदर आएगा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या हो गया भाई, हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हम लोग अपने खर्चे और मुनाफे का विवरण देते हैं, तो ये इसके अंदर आएगा। तो ये दो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। आई होप की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय। रीड कर दूं क्या, इसके अंदर पूंजीगत व्यय के अंदर हम लोगों ने जमीन के लिए जो खर्चा किया, भवन के लिए, मशीन के लिए, उपकर के लिए, इन सब के लिए हम लोगों ने खर्चा किया गया, इसको हम लोग किसके अंदर डालेंगे, बैलेंस शीट के अंदर डालेंगे। आयगत व्यय 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 होता है जो आवर्ती नेचर का होता है। अच्छा, एक और बात ध्यान में दीजिए कि ये जो पूंजीगत व्यय है, क्या ये आप लोगों को जीवन में बार बार करना पड़ेगा क्या, नहीं भाई, ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी बताइए, ये हम लोगों का गैर आवर्ती, गैर आवर्ती नेचर का हम लोगों का ये होता है। गैर आवर्ती का मतलब हर साल इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों का ये जो आयगत व्यय है, आयगत व्यय हम लोगों का कौन से नेचर का होता है, अपना आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब भाई हर महीने मेरे को सैलरी देना, हर महीने मेरे को रेंट देना, ये खर्चा बार बार मेरा आने लग जाता है। तो इतने बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, चलिए जी,
इसके बाद फिर अगर कहीं आप लोगों को क्वेश्चन केवल और केवल व्यय दे दिया तो इस व्यय का मतलब हम लोग किस व्यय से समझेंगे भाई, आप लोगों को पता है? इस व्यय का मतलब हम लोग समझेंगे केवल और केवल किससे? आयगत व्यय, या दैट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर से ही हम लोग समझेंगे। ओके, इसके बाद फिर आप लोगों के पास ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाने से पहले आप लोगों के पास एक दो बात मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं। जब कभी भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जितने भी खाता होते हैं, जितने भी आइटम्स आते हैं, उस आइटम को तीन अलग अलग भाग के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। कौन कौन सा तीन अलग अलग भाग? एक को हम लोग बोलते हैं भाई रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। दूसरे को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा भाई? रियल अकाउंट्स के जो आइटम्स होते हैं ये हम लोगों के बैलेंस शीट के अंदर आते हैं, या फिर रियल अकाउंट के जो क्वेश्चन, रियल अकाउंट के जो आइटम होते हैं ये हम लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसलिए आप लोगों को ये सब चीज जानने की जरूरत है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और तीसरा हम लोगों का जो होता है वो होता है हम लोगों का क्या? नॉमिनल अकाउंट। एक काम करते हैं, इन तीनों को भी हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को कुछ बातें और बताई जाएगी। रियल अकाउंट, मैंने आप लोगों को क्या बात बताया? जब कभी भी हम लोग धंधा चलाते हैं तो धंधा चलाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी संपत्तियों की जरूरत पड़ती है। संपत्ति का मतलब हम लोगों को बहुत सारी चीज, बहुत सारी वस्तु की जरूरत पड़ती है, तब जाके तो मैं उस पर धंधा चला सकता हूं। तो जब कभी भी मैं इस रियल अकाउंट के बारे में बात करूंगा तो जितने भी मेरे एसेट्स हैं, जितने भी मेरी संपत्ति हैं, ये सारी की संपत्ति मेरी किसके अंदर आ जाएंगी भाई? रियल अकाउंट। मैं इसको एक शब्दों में बोला जाऊं तो ये बोला जाएगा कि भाई ये हम लोगों का किसके अंदर आ रहा है? रियल अकाउंट के अंदर आ रहा है। लेकिन रियल अकाउंट के अंदर हम लोगों की एक पर्टिकुलर चीज नहीं आ सकती। रियल अकाउंट के अंदर हम लोगों की एक चीजें नहीं आती, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। देनदार, किस चीज को छोड़कर भाई? देनदार। क्या मेरे देनदार मेरी संपत्ति है क्या? हां जी, देनदार मेरी संपत्ति है। क्यों संपत्ति है? क्योंकि ये भविष्य में मेरे को पैसा देने वाली, भविष्य ये मेरा फायदा होने वाली। तो हर संपत्ति मेरी रियल अकाउंट के अंदर आएंगी, लेकिन देनदार मेरा किसके अंदर नहीं आएगा जी? रियल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना है। जब कभी भी हम लोग आम जनता को पूछते हैं कि भाई अकाउंटेंसी से आप लोग क्या समझते हो, तो अकाउंटेंसी से उन लोगों को लगता है कि सर इन लोग कुछ तो डेबिट और क्रेडिट करते रहते हैं। तो जब कभी भी आप लोग डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात करते हो तो इससे भी रिलेटेड रूल है। क्या रूल है भाई? रियल अकाउंट हम लोगों को यह बोलता है कि जब जब हम लोगों के पास कोई भी आइटम आएगा, मतलब कि कोई भी संपत्ति आएगी, दैट मीन्स आएगा, तब हम लोग इसको क्या करेंगे जी? डेबिट करेंगे। और जब जब हम लोगों के पास संपत्ति जाएगा, आप लोगों को इसको इतना ध्यान में नहीं देना है, तब हम लोग इसको क्या करेंगे जी? क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई डेबिट क्रेडिट, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के रूल के बारे में नहीं बोला जा रहा है। बस आप लोगों को आइटम्स याद करने, खर्चे के आइटम याद करने, एसेट्स के आइटम याद करने। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया? ये जो हम लोगों का एसेट्स होता है, संपत्ति होती है, हम लोग इसको किस में, किस अकाउंट के अंदर डालते हैं? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम लोग अगर के हिंदी में बोले तो हम लोग इसको बोलेंगे वास्तविक अकाउंट। वास्तविक। इसके अंदर हम लोगों की कौन कौन सी चीजें आ जाएगी जी? जैसे कि भूमि आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड। जैसे कि हम लोगों के पास बिल्डिंग आ जाएगा, दैट मीन्स हम लोग बोलते हैं भाई भवन। और हम लोगों के पास क्या क्या आ सकती है? जैसे कि आ जाएगा कैश, जो हाथ में आप लोगों का रोकड़ रखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा जो आइटम हम लोगों के पास होता है, हम लोग उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है जी? इसका मतलब मैंने आप लोगों को यह बताया, संपत्ति रियल अकाउंट के अंदर सारी की सारी संपत्ति को आप लोगों को लेना है, लेकिन देनदार को नहीं लेना है। देनदार का मतलब वो व्यक्ति जिससे पैसा लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो देनदार है ये हम लोगों का किसके अंदर आने वाला है भाई? पर्सनल अकाउंट के अंदर आने वाला है। पर्सनल अकाउंट हम लोगों का क्या होता है? हर वो खाता जो हम लोगों के पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति से अगर कहीं हम लोगों का रिलेट करता है। मैं किसके किसके बारे में बात कर रहा हूं भाई? मैं बात कर रहा हूं राम के बारे में, मैं बात कर रहा हूं श्याम के बारे में। अगर कहीं मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं तो ये मेरा किसके अंदर आ जाएगा जी? पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा।
अब जब मैं पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करता हूं तो तीन तरह के पर्सन होते हैं भाई, तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है भाई वो व्यक्ति जिनको किसने बनाया हुआ है भाई, भगवान ने बनाया हुआ है, जैसे कि आप और मेरे जैसे लोग, दैट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो ये हम लोगों के किसके अंदर आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। इसके बाद फिर हम लोगों के पास, मैं समझा के बताऊंगा भाई हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोगों के पास आता है, हम लोगों के पास क्या आता है भाई, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसको भगवान ने तो बनाया हुआ नहीं है लेकिन हमने उसको अपना एक पर्सन मान लिया। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज हम लोगों के लिए एक पर्सन है। आपका स्कूल, आपका हॉस्पिटल, क्यों भाई, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाओगे 10,000 रुपए की बिल बनी तो उस बिल के ऊपर नाम, अगर कहीं श्याम बैठा हुआ है तो श्याम का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है जी, हॉस्पिटल का या तो फिर उस स्कूल का। तो वो सारे के सारे हम लोगों के किसके अंदर आ जाएंगे जी, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आ जाएंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है, कोई उसी व्यक्ति को दर्शा रहा है का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अदत्य व्यय, अदत्य व्यय का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब कि ऐसा खर्चा जो मेरे खर्चा तो है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो उसका वो हम लोगों का किसके अंदर आ जाएगा जी बताइए, तो हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को सैलरी नहीं दिया हुआ है तो मैं इसको बैलेंस शीट में अपने दायित्व साइड में लिखूंगा और मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये हम लोगों का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब किसी ना किसी व्यक्ति को मेरे को देना है। तीसरा जो हम लोगों का अकाउंट होता है, तीसरा जो अकाउंट होता है हम लोग उस अकाउंट को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये आप लोगों को हिंदी टर्म इसका ढूंढ लेना है। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं भाई, जितने भी हम लोगों के खर्चे के आइटम हैं इस खर्चे के आइटम को लिखते हैं, और दूसरा जितने भी हम लोगों के इनकम के आइटम है उन इनकम के आइटम और हम लोग खर्चे के आइटम को नॉमिनल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। खर्चे का आइटम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोगों का सैलरी हो गया, जैसे कि हम लोगों का रेंट हो गया, जैसे कि हम लोगों का क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, बिजली का बिल हो गया। तो ये सारे के सारे खर्चे हम लोगों के किसके अंदर आ जाएंगे जी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। वहीं इनकम के बारे में बात करूं, ये सारी की सारी चीजें अगर कहीं आप लोगों को मिल रही तो ये आप लोगों का इनकम हो जाएगा। सैलरी आप लोग कमा रहे तो वो इनकम हो गया, रेंट आप लोग कमा रहे तो वो आप लोगों का इनकम हो गया, कमीशन, कमीशन आप लोगों को मिल रहा है, कमीशन आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, इनकम हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि एक्सपेंस और इनकम हम लोगों का कौन से अकाउंट के अंदर आता है, हम लोगों के नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तीन बातें मैंने बता दी, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब हर संपत्ति के आइटम बस देनदार को छोड़ के। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब कि लोगों से रिलेटेड अगर कहीं मैं बात कर रहा हूं, राम श्याम मोहन गीता सीता ये सारे के सारे हमारे पर्सन है। सिमिलरली हम लोगों के पर्सन भाई, मनीष का होटल, अगर कहीं मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज बोल दिया, डीपीएस का स्कूल बोल दिया भाई, मैंने कोई हॉस्पिटल का नाम ले लिया, तो वो सारे के सारे हम लोगों के किसके अंदर आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन के आ जाएंगे। तीसरा मैंने आप लोगों को क्या बोला, और नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे और इनकम के आइटम हम लोगों के नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। अब बात ये आती है, जब आप लोग बैलेंस शीट बना रहे हो, क्वेश्चन आप लोगों को यही आएगा, तो बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों के रियल अकाउंट के आइटम है, रियल अकाउंट के आइटम आप लोगों के किसके अंदर आएंगे भाई, बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। सिमिलरली सिमिलरली आप लोगों के जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आइटम है ये भी आप लोगों का किसके अंदर आएगा जी, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। क्यों आएगा, बैलेंस शीट के अंदर तीन चीजें आती, फिर से मैं आप लोगों को रिकैप करवा दे रहा हूं कौन कौन सी तीन चीजें आती। एसेट्स मतलब संपत्ति, लाइबिलिटी मतलब दायित्व, तीसरा पूंजी, पूंजी मतलब की कैपिटल। अब देखिए ये जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स आते हैं, तो एसेट्स हम लोगों का बैलेंस शीट के अंदर आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, रियल अकाउंट के सारे आइटम हमारे बैलेंस शीट में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश फ्लो या तो फिर बैलेंस शीट, तो आप लोगों को लिखना है बैलेंस शीट। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आइटम किसके अंदर आता है, तो आप लोगों को लिखना है भाई हम लोगों का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब देनदार लेनदार, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, देनदार हम लोगों का एसेट्स है, एसेट्स भी बैलेंस शीट में आता है, लेनदार हम लोगों की लाइबिलिटी दायित्व है, ये भी हम लोगों का बैलेंस शीट के अंदर आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैंने बोला था कि दायित्व है, भविष्य में मेरे को पैसा देना है, वो भी मेरा बैलेंस शीट के अंदर आता है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि अग्रिम खर्च,
खर्चा आया नहीं है, पहले से ही पैसा दे दिया, तो भी वो मेरा किसके अंदर आ जाएगा जी, बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखना है, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आइटम बैलेंस शीट के अंदर आएंगे। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, बचा हुआ ये जो हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट हम लोगों का किसके अंदर आने वाला है भाई, नॉमिनल अकाउंट हम लोगों का जो है वो आने वाला है हम लोगों के कौन से अकाउंट के अंदर बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब कि खर्चे के जो आइटम है या इनकम के आइटम है वो हमारे प्रॉफिट और नुकसान के आइटम में आएंगे। ठीक है जी, तो आज मेरे को अभी बस इतना ही पढ़ाना था। ठीक है, कुछ चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी तो फिर लास्ट वाले लेक्चर के अंदर आके देख लीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, ज्योतिपाल जी बोल रहे हैं अवास्तविक खाता, बिल्कुल, थैंक यू सो मच ज्योति जी। ये जो हम लोगों के पास नॉमिनल अकाउंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता का मतलब क्या हो गया, खर्चे से रिलेटेड आइटम और आय से रिलेटेड आइटम, ये सारे के सारे हम लोगों के किसके अंदर आ जाएंगे जी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच ज्योति जी। पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या बता दिया जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब लाभ हानि का खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट। और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग या तो फिर कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे को बता दीजिए या पूछ लीजिए जी, फिर हम लोग क्लास को बंद करेंगे। और कल हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आने वाली, क्या चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या निकालना है, ये मैं आप लोगों को आगे चल के बता दूंगा। तो क्लास बंद किया जाए क्या, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। हैव अ गुड डे।